ही जिन बहुत तकलीफ में है। प्रिंस जिंग जो आवाजें सुन पा रहा है कि उसे कितना ज्यादा मारा जा रहा है। वो उसकी सिस्टर इन लॉ है। वो दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है जैसे उसे बहुत ज्यादा आंटी मार रही है। तो वहीं पर पी उसका हाथ पकड़ लेती है कि बस कर दो अब। एकदम से वो प्रिंस जिंग जू को देखती है तो उससे रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। आंटी कहती है ये अच्छे से काम नहीं कर रही है। अब वहां पर ही वो रोने लगती है और प्रिंस से हेल्प मांग रही है। आंटी उसे कहती है प्रिंस को क्या बोल रही हो, तुम अच्छे से काम नहीं कर रही हो इसीलिए तुम्हें सजा मिल रही है। प्रिंस को देख के वो आंटी भी डरने लगती है। प्रिंस कहता है आप काम इसे थोड़ा दीजिए, आप देख तो रही हैं कि इसकी तबीयत कैसे है। प्रिंस जिंग जू वहीं पर चला जाता है, उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनता है और आंटी को जाने का बोल रहा है। अब वो प्रिंस जिंग जू को देख के और पुरानी लाइफ की मेमोरीज को याद करके स्माइल कर रही है और याद करने लगती है वहीं पे बैठ के। अंदर आके मेड को कह रही है इस चोट पर तुम दवाई लगाने आई हो ना, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि ये चोट और खराब हो जाए। अब मेड हैरान होगी आप ये क्या कह रही हैं, आप इसे और खराब करना चाहती हैं। ई जिन पिछली लाइफ की मेमोरीज को याद करी है कि उसे मारा जा रहा था, लेकिन उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड की सेकंड वाइफ, उसके बच्चे सब खड़े होके तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। अब वो पुरानी लाइफ की मेमोरीज को याद करिए, अपने हस्बैंड को याद करिए, इसीलिए तो वो अब उसके भाई को इम्प्रेस करना चाहती है ताकि उसकी एंडिंग पहले की तरह ना हो। वो खुद को और चोट लगा लेती है और मेड कह रही है क्या कर रही हैं आप, कितना ज्यादा खून बह रहा है। उसे बहुत तकलीफ भी हो रही है लेकिन वो सोच रही है मुझे ये करना ही है, इस बार मैं नहीं मरूंगी, मैं अपनी एंडिंग पिछली तरह नहीं होने दूंगी। वहां पर ही काफी वो दुखी भी हो रही है। इसके बाद वो दोबारा से जिंगजू की तरफ आती है, उसकी तरफ लेकर आई है पेस्ट्री, जोरों से थैंक यू कह रही है। एकदम से गिरती है और फिर कहती है सॉरी सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था। वो बस ये सब कुछ जिंगजू को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है और वो भी उससे थोड़ा इम्प्रेस हो रहा है, उसे मेडिसिन लगाने के लिए बोलता है। अब वो कहती है मेरा तो हाथ इतना ज्यादा जख्मी है। जिंगजू देखता है चोट तो इसे काफी ज्यादा लगी है, तो वो कहता है ठीक है बैठ जाओ मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। प्रिंस जिंगजू उसे मेडिसिन लगाने लगता है वहीं पे। वो देख रहा है कि चोट इसकी काफी ज्यादा है और इसके साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं हो रहा है घर में, इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाह रहा है। अब वो वहां पे ही थैंक यू बोल रही है और बहुत ज्यादा तकलीफ में भी दिखा रही है कि वो बहुत तकलीफ में है। उसे कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहते हैं ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। पहले तो वो थोड़ा बहुत रूड बिहेव कर रहा है लेकिन उससे थोड़ा इम्प्रेस भी होता जा रहा है। वो थैंक यू बोलने के बाद वहां से जा रही है और उसे ये कहकर भी आई है कि वो उसके साथ प्रे करने के लिए जाए टेंपल में। अब अगले दिन वो कैरिज में बैठ गए हैं और जैसे ही वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं, कैरिज गुजर रहा है और वो भी अंदर बैठी हुई है। उसे पता है कि अब अटैक होने वाला है। वो जैसे ही नोटिस कर लेती है और प्रिंस जिंगजू जो आंखें बंद करके बैठा था उसे भी आवाज आती है और वो भी नोटिस कर लेता है। प्रिंस जिंगजू लड़ाई अच्छे से जानता है और वो अटैक को अच्छे से रोक पाता है। गार्ड भी बाहर लड़ने लगता है लेकिन एक अटैकर ने तीर वहां पे चला दिया है। कैरिज के पास गार्ड तो अच्छे से लड़ रहा है लेकिन एक अटैकर कैरिज की तरफ आकर तलवार चलाने लगता है और सामने आ जाती है पीजिन। वो जिंगजू को बचा के खुद पे चोट ले लेती है। जिंगजू घबरा जाता है कि इसे इतनी ज्यादा तलवार लगी है, चलो चलो जल्दी चलो वापस। अब वापस आके वो देखता है कि इसने मुझे जान बचाने के लिए इतनी ज्यादा तकलीफ झेली है। जैसे ही वो होश में आई है जिंगजू से देख के कहता है तुम जानती थी ना कि मैं लड़ाई अच्छे से जानता हूँ और मैं उस अटैक को रोक सकता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई जानबूझ के तुम क्यों सामने आ गई। वो वहां पर ही देखती है कि जिंगजू को शक होता जा रहा है मुझ पे, लगता है ये सस्पिशियस हो गया इतनी जल्दी। वो वहां पे कुछ सोचती है और फिर कहने लगती है नहीं मुझे तो नहीं पता था। वो रोने लगती है। जिंगजू उससे थोड़ा इम्प्रेस हो रहा है लेकिन उससे कहता है तुम जानती हो ना कि मैं अटैक रोक सकता था, तुमने जानबूझ के ऐसा क्यों किया, मेरे सामने आ गई और खुद पे चोट लगा ली है। वो वहां पर उसकी बात सुनती है और फिर रोने का नाटक करने लगती है। बोलती है मुझे क्या पता था कि तुम अटैक को रोक पाओगे, मुझे पता होता तो मैं थोड़ा ही सामने आती। एकदम से अटैक हो गया, मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैंने सोचा कि तुमने मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हारी जान बचाऊं और मैं एकदम से सामने आ गई, प्लीज मुझ पे बिलीव करो। अब उसे कहने लगता है ठीक है तुम अपना ख्याल रखो। वो देखती है कि वो उसकी बातों पे बिलीव कर रहा है, उससे इम्प्रेस होता जा रहा है। अब बाहर एक ट्री है जिसपे विशेस लटकाते हैं और वो विश लटकाने आई है। उसे देखने के लिए जिंगजू आता है, उसे कैच कर लेता है, गिर रही होती है और बोलने लगता है तुम्हारी अभी चोट भी नहीं ठीक हुई है और तुम विश लटका रही हो। वो वहां पर ही उसे देखती है और बताने लगती है कि वो अपने हस्बैंड के वापस आने की विश कर रही है, साथ में उसकी चोट से ब्लड भी आ रहा है और वो उसकी हेल्प करता है विश लटकाने में।
वो उसे देख के बोलती है ये विश बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हस्बैंड के आने की विश मांग रही है और ये देखकर जिंगजू जेलिस होके चला गया और यही तो वो चाह रही थी पीजिन। अब हम देखते हैं अंदर जिंगजू अपने रूम में है और जैसे ही वो उसकी विश के बारे में सोच रहा है तो उसे थोड़ी जेलिसी फील हो रही है। सामने ही वो दोबारा से पी को आते देखता है और वहीं पर गार्ड भी आ रहा है, तो पी जल्दी से उसको धक्का देके साइड पे कर देती है और उसे कह रही है गार्ड हमें देख ले, इसलिए मैं बस ये कह रही हूँ कि गार्ड गलत ना समझे। वो वहां पर ही ज्यादा उसे चिपने की कोशिश कर रही है जिंगजू को इम्प्रेस करने के लिए। गार्ड कहता है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। गार्ड सोच रहे हैं पहले तो प्रिंस ऐसे बात नहीं करते थे, हमेशा ही मैं सब कुछ बताने के लिए इस टाइम पे आया करता था, पता नहीं इस बार क्या हो गया। और वहीं से वो चला जाता है कुछ देखने के बाद और प्रिंस भी जल्दी से बाहर आ जाता है। सुबह को हम देखते हैं पी जिनको जो अपनी मेड के साथ आ रही है और उसे कह रही है कि तुम मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखती हो, थैंक यू सो मच। बातें करते हुए मेड के साथ आ रही है। सामने वो आंटी फिर से आ जाती है, उसे कहती है तुम्हारी चोट अब ठीक हो गई ना, अब काम करो। वहां पर ही वो देख रही है ये आंटी फिर से मुझे तंग करने आ गई। मेड कहती है आप इसे काम करवाना चाहती हैं? बोलती है तुम होती कौन हो, मैं यहाँ पर इससे काम करवाऊंगी, तुम मेरे सामने मत ही आओ तो अच्छा होगा। अब वो कहती है ठीक है आंटी मैं आपके साथ चलती हूँ। अब आंटी उसे कहती है चलो मेरे साथ, मैं पिछली बार का भी बदला तुमसे लूंगी। वो पी जिन को बोलती है कि तुम यहाँ पर ही बैठोगी, जब तक मैं ना कहूँ तुम उठोगी नहीं। मेड उससे रिक्वेस्ट करी आंटी से। पी जिन को पता है कि प्रिंस को पता चलेगा तो वो जरूर उसे बचाने आएगा। गार्ड वहीं पर खबर प्रिंस को दे रहा है कि अभी अभी वो मेड आंटी दोबारा से पीजन को लेकर गई हैं और पहले से बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे लगता है कि वो पहले से भी बुरा बिहेव करेंगी। प्रिंस जिंगजू ये बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगने लगता है और वो पिछली मेमोरीज को याद करने लगता है। तो वो कहता है मुझे जाना होगा, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं थी। पी जिन काफी देर से वहां पर बैठी है, उसकी तबीयत काफी बिगड़ रही है और मेड आंटी कहती है बैठी रहो। कि वहीं पर प्रिंस जिंगजू दूर से उसे गिरते हुए देखता है और वो जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। देखता है कि पी की हालत काफी खराब लग रही है और वो मेड आंटी को कहता है इसे तो पहले जेल में लेकर जाओ ना। मेड आंटी वहीं पर रोने लगती है और प्रिंस कहता है पहले मैंने तुम्हें मना किया था ना पिछली बार, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। गार्ड को कहता है लेकर जाओ इसे। वहां से मेड आंटी को जेल में डाल दिया गया है। अब वो पी जिनको लेकर आया है जिसकी तबीयत काफी खराब लग रही है और वो देखता है कि ये ड्रीम में अपने हस्बैंड का नाम ले रही है और हाथ मेरा पकड़ रही है, ये क्या बात है। उसे थोड़ा अजीब फील होने लगता है कि मेरे भाई को ये याद कर रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो वहां से ही जा रहा है और मेड वहीं पर है पी जिन की तरफ। पी जिन को थोड़ा होश आता है तो मेड खुश हो गई है और जैसे उसे होश आया तो उसे याद है वो जानबूझ के हाथ पकड़ रही थी, इतना बेहोश नहीं हुई थी जब जिंगजू उसकी तरफ था। तो अब वो नोटिस करती है कि उसके भाई का नाम लेने से वो जरूर जेलिस होता है, यही तो वो चाहती है। अब देख रहे हैं बैंक्वेट में सब लोग आ गए हैं और वहीं पर पी जिन भी जानबूझ के एंटर हो रही है। उसे पता है कि उसे नहीं बुलाया गया लेकिन वो एज अ मेड वहां पे एंटर हो जाती है, अच्छे से तैयार होकर भी नहीं आई है। जैसे ही उसे देखने लगता है जिंगजू के वो आई है तो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये यहाँ पे विडो क्या कर रही है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर मेड बनकर आई है। रोंग उसे देख के बोलती है वैसे तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया, लेकिन तुम आ गई हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर टी सर्व करने का ही काम कर लेना। सब वहां पर उसे देख के मजाक उड़ाने लगती हैं और वो वहां पर ही सॉरी बोलती है, सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आ गई, मुझे लगा कि मुझे भी इनविटेशन मिला है। प्रिंस जिंगजू को बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसके साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है। अब वो टेबल पे बैठ जाती है, उसके कान में मेड कुछ बता रही है। जैसे ही वो पुरानी लाइफ की मेमोरीज को याद कर रही है कि उसे फंसा दिया गया था ड्रग्स देके और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई थी। अब वो सोच रही है जरूर ये रॉन्ग फिर से ऐसा ही करने वाली है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी इस बार। इस बार उसे जो वाइन दी जा रही है उसके अंदर ड्रग्स है और उसे भी पता है ये बात, लेकिन वो पी रही है। सामने ही प्रिंस भी देख रहा है, वहीं पर उसकी तबीयत खराब हो रही है। रॉन्ग कहती है जल्दी जल्दी इसको लेकर जाओ, रूम की तरफ लेकर जाओ, पता नहीं इसे क्या हो रहा है। वहां से मेड के साथ उसको भेजा जा रहा है, उसे जोर से चक्कर आ रहे हैं। दो लड़कियां उसे लेके जा रही हैं और रॉन्ग बड़ी खुश हो रही है, चाल में फंस गई है, लेकिन वो उन मेड्स को धक्का देके वहां से भागने लगती है। मेड उसके पीछे भाग रही है और वो भागकर जिंगजू को ढूंढने जा रही है। मेड आके बताती है रॉन्ग को। रॉन्ग वहां पे खड़ी थी बहुत ही खुश, लेकिन अब घबरा गई है। वहां पर ही जिंगजू गुजर रहा होता है। प्रिंस जिंगजू जो बाहर ही था वो उसकी तरफ भाग कर आ रही है और उसे कहती है मेरी तबीयत काफी बिगड़ रही है। जिंगजू उसे उठाकर रूम की तरफ लेकर जा रहा है।
रोंग देख लेती है ये जिंगजू इसे उठाकर लेकर जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। अब वो देखती है और यकीन नहीं कर पा रही है कि ये सब उल्टा हो रहा है। सोचती है लगता है मुझे गलतफहमी हुई होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे देखने में ही बहुत गड़बड़ हुई होगी, जो भी हो रहा है ना वो बिल्कुल ठीक हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। नहीं करती। कैरेज में थोड़ी देर रहने के बाद वो बाहर आ रही है और जिंगजू भी उसके पीछे ही आने लगता है। वो वहां पर उसे कहती है थैंक यू सो मच, साथ में उसके हाथ में कोट भी है। वो जाती है, जाते जाते कोट पकड़ाती है और अपनी हेयर पिन वहां पे गिरा के चली जाती है। जिंगजू वो हेयर पिन उठा लेता है और वहीं पर गार्ड को कहता है चलो अब वापस चलते हैं पैलेस की तरफ, साथ में सोच भी रहा है। अब वो वापस आती है तो सामने ही देखते हैं कि एक आंटी उसे कह रही है तुम्हें तुम्हारी सास बुला रही है। उसकी सासू माँ उसके साथ पिछली लाइफ में बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करती थी, इस बार भी वो डांट रही है, कहती है क्या हुआ, आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं। वो वहां पर ही उसे कह रही है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे अब हमारे नाम कर दो, तुम तो कुछ संभाल नहीं पाओगी। पिछली बार तो उसने आराम से सब कुछ दे दिया था लेकिन इस बार वो इनकार कर देती है। अब वो सासू माँ कहती है ठीक है फिर सब कुछ संभालो, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो ना, अकाउंटिंग का काम संभाल लोगी। अब वो पुरानी मेमोरीज को याद करके कहती है मैं संभालूंगी, मैं सीखूंगी और मैं सब कुछ संभालूंगी। उसकी सासू माँ सोच रही है ये कुछ भी नहीं संभाल पाएगी, इसे आता ही कुछ नहीं। से कहती है ठीक है सारा हिसाब किताब तुम ही करोगी। अब हम देखते हैं जैसे ही बाहर आंटी आई है तो वो वहां पर ही उसे बुक्स दे रही है और सब कुछ देने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। वहां से ही पहले उसे टी सर्व करने के लिए कहा गया, टी सर्व करती है, इसके बाद उसे अकाउंट्स की बुक दी गई है और कुछ और चीजें वो लेके वहां से चली जाती है। पीछे से उसकी सास सोच रही है ये लड़की समझती है ये आसानी से सब कुछ संभाल लेगी। मेड बाहर उनका वेट कर रही है, वो कहती है ये कुछ भी नहीं संभाल पाएगी और सब कुछ गड़बड़ होगा, मैं देखती हूँ कैसे संभालती है। वहां पर ही वो न्यू आइडिया सोच रही है जिंगजू की हेल्प लेने का। प्रिंस जिंगजू अपने रूम में बैठा है और वहां पर ही कुछ राइट कर रहा है। गार्ड वहां पर आकर कहता है कि मिस पी जिन आपसे मिलने आई है, काफी देर से बाहर है। अब वो कहता है मिलने आई है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो वहां पर ही कहते हैं काफी देर से वेट कर रही हैं। अब वो अंदर की तरफ आने लगती है। वैसे तो जिंगजू हैप्पी हो रहा है, वो आकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पेस्ट्रीज लेकर आई हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी मैंने बनाई हैं। वहां पर ही उसे कहता है किस लिए। वो नीचे बैठ जाती है और कहती है मुझे ना एक जरूरी काम भी है आपसे। जिंगजू बोलने लगता है क्या काम है मुझसे। वो बोलने लगती है कि मेरे फादर की जो भी प्रॉपर्टी है ना उसे मैं संभालने के लिए और बिजनेस को संभालने के लिए मुझे अच्छे से अकाउंटिंग का काम नहीं आता है, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करो कोई टीचर रखवाने में जो मुझे ये सब कुछ सिखा दे प्लीज जिंगजू। जिंगजू वहीं पर उसे देखता है कि ये बैठ कर नीचे काफी ज्यादा उससे रिक्वेस्ट कर रही है, तो वो पीछे हो जाता है और उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है। वो उसे थैंक यू बोल रही है, थैंक यू सो मच, ये पेस्ट्रीज मैं रख के जा रही हूँ इसके बदले में। वहां से ही वो स्माइल करके जाने लगती है कि इसने इसकी हेल्प कर दी है। वो गार्ड को भी एक पेस्ट्रीज दे देती है, एक बाउल, और दूसरी तरफ एक प्रिंस को दे के चली गई है। गार्ड प्रिंस को देखता है, थोड़ा झिझक रहा है, वो पेस्ट्रीज खाना चाह रहा है। प्रिंस कहता है खा लो तुम। जैसे ही वो शुरू करता है और कहता है कि ठीक है मैं खाता हूँ, टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब वो प्रिंस जिंगजू को बता रहा है कि मिस पी जिनकी कुकिंग भी इतनी ज्यादा अच्छी है और वो बातें भी इतनी ज्यादा अच्छी करती हैं, आप भी पेस्ट्रीज खाकर देखिए ना, बहुत अच्छी बनी है। वो एक खाता है, उसके बाद दूसरी खाता है और सारी इकट्ठी खत्म करने लगता है। प्रिंस उसे देखने लगता है और वो भी खाने लगता है उसके जाने के बाद, लेकिन जैसे ही खाता है तो उसे भी टेस्ट काफी अच्छा आ रहा है और वो सोचता है वाकई में ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। सुबह को हम उसकी सास को बैठा हुआ देखते हैं। उसको खबर मिलती है कि प्रिंस जिंगजू एक टीचर को अरेंज करवा रहा है। हमें लगता है कि इसमें हमारा मौका है अपनी चाल चलने का। वो कहती है हाँ तुम्हें पता है ना कि एक ऐसे टीचर को रखना है जो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे, मौका देख के टीचर को चेंज करना है। अब वो मेड आंटी कहती है बहुत अच्छा आइडिया है आपका। टीचर आ चुका है और पी जिन उसके सामने आया, उसे बता रही है कि उसे क्या क्या सीखना है। उसे एक बुक देता है टीचर, ये बुक है। टीचर को कह रही है पहले मैंने अच्छे से लिखा पढ़ा नहीं है लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। टीचर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन जब सिखाने की बारी आती है तो थोड़ा थोड़ा वहां पे गलती करने पे उसे वो बहुत ज्यादा मारने लगता है। उसे कहता है 10 टिक तुम्हें पड़ेंगी, इसीलिए तुम्हें अच्छे से लिखना है, ये सारा लिखो। उसे मार रहा है और उसके हाथ में भी पूरा रेड हो गया है, उसका हाथ दर्द कर रहा है। मेड कहती है ये कोई तरीका तो नहीं है पढ़ाई का, लेकिन वो हार नहीं मानती। मेड कहती है हम प्रिंस जिंगजू को जाकर बताते हैं, लेकिन वो नहीं बताती और फिर लिखना शुरू कर देती है। वो अच्छे से पढ़ना शुरू कर देती है, जो जो उसे सिखाया गया है वो पढ़ाई तो अच्छे से करती है लेकिन हाथ में उसके पेन हो रहा है।
अब वो वहां पर मेड को कहती है कोई बात नहीं, और वहीं से आधा टाइम पहले ही निकल रही है बाहर। क्लास से बाहर आ जाती है तो सामने जिंगजू से कह रहे कहाँ जा रही हो, अभी तो मुझे पता है तुम्हारी क्लास का टाइम रहता है तो तुम भाग रही हो यहाँ से, तुम तो कह रही थी ना तुम्हें अच्छे से स्टडी करना है। वो वहां पर उसे कहती है मैंने सारा होमवर्क लिख लिया है, जो भी मुझे काम मिला था वो सब मैंने लिख लिया है, इसलिए मैं बाहर आ रही हूँ। वो वहां पर ही कहती है हाँ मैंने सब कुछ लिख लिया है और अभी मैं जा रही हूँ, मेरे हाथ में पेन है। प्रिंस कहता है तुम हमेशा बहाना लगाती रहती हो, अब मुझे लगता है तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही। कहती है मतलब क्या है। प्रिंस उसके हाथ में देखता है ये जानबूझ के तुमने चोट लगाई है ना। अब वो देख रही है प्रिंस का बिहेवियर कैसा हो रहा है, ये मुझे गलत समझ रहा है। कहता है मुझे तो लगता है कि तुम जानबूझकर ये चोट लगा कर ना पढ़ने से निकलने का बहाना करी हो, तुम्हें पढ़ाई ना करनी पड़े। कहती है आपको जो समझना है समझो। जाते हुए वो अपना पेज भी फेंक के जाती है जो उसने सारा होमवर्क लिखा है, और जाकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि प्रिंस उस पे ऐसा बिहेव कर रहा है और उस पे बिलीव नहीं कर रहा है। प्रिंस जिंगजू उसका होमवर्क देखता है तो वो देख रहा है ये सच ही बोल रही थी, मैं पता लगवाता हूँ आखिर ये टीचर कर क्या रहा है। अब वो बैठ गई है बाहर और सोच रही है प्रिंस जिंगजू उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा था। मेड कहती है अब क्या होगा, तो बोलने लगती है वो सच्चाई जरूरी पता लगवा लेगा मुझे पता है, और वो उस टीचर को बुलवा लेता है। उसे पता चल गया है कि टीचर कैसा बिहेव कर रहा था। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है मुझे बताओ कि तुम ये सब किसके कहने पे कर रहे थे, क्योंकि मैंने तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहा करने को, ये कोई तरीका नहीं है स्टडी करवाने का, तुम मार मार के क्या ये कर रहे थे, मुझे सच बताओ कि किसका हाथ है, किसने तुम्हें कहा। वो वहां पर ही बताने लगता है कि क्वीन मदर ने कहा था। जैसे ही प्रिंस सुनता है तो उसे पता चल गया है और वो कहने लगता है तुम्हें भी सजा मिलेगी, ऐसे स्टूडेंट से बिहेव करते हो तुम। अब वो सोच लेता है क्वीन मदर के पास जाने का। क्वीन मदर उसकी सौतेली माँ है, उसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। वो उसके सामने झुकता है फिर भी इज्जत करता है उसकी, आके बैठ जाता है। जरूरी बात करने आया हूँ आपसे, आपने जो बिहेव किया ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पी जिनके साथ आप जो कर रही हैं। अब वो गुस्सा हो जाती है तुम उसके लिए मुझसे लड़ने आए हो। कहता है मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो ठीक है। अब वो खड़ी हो जाती है और कहती है तुम उसके लिए मेरे खिलाफ जाओगे। बोलने लगता है मैं सिर्फ ये कहने आइंदा के बाद आप ऐसा बिहेव मत कीजिएगा। वो उसे गुस्सा होने लगती है तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे कंट्रोल में आ जाऊं। पीछे से वो जोर जोर से उसे बुरा भला कहने लगती है तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसे ये भी पता है कि घर का सारा कुछ यही संभालता है क्योंकि ये बड़ा बेटा है। मेड जल्दी से आकर पीजिन को खबर दे रही है कि उस अंकल को पकड़ लिया गया और प्रिंस ने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। अब वो ये बात सुनती है तो बिल्कुल भी उसे हैरानगी नहीं हो रही है क्योंकि वो यही एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे पता था कि प्रिंस जिंगजू जरूर मेरा बदला ले लेगा। अब हम देखते हैं उसे बुलाया गया खाने की टेबल पे। अब सबके सामने अच्छा बनने के लिए वहां पर उसकी सास उसके लिए बहुत सारा खाना बना कर रखती है, और वो देख रही है सामने ही कि उसे खाना खाने के लिए जिंगजू कह रहा है। उसकी सास कहती है देखो देखो तुम्हारे लिए सब कुछ है। वो नोटिस कर रही है कि जिंगजू इसे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, छील के चीजें देने लगता है। उसकी सास को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो वहां पर ही कहती है देखो बेटा पहले जो भी हुआ ना उसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, हम तो फैमिली है ना, अच्छे से रहना चाहिए। वो भी उसे खाना उठा कर दे रही है। बोलती है कुछ नहीं सासू माँ, आप तो मेरी माँ की तरह है, आपने तो बस डांटा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। और वो मिल के बैठ के खाना खाने लगते हैं। प्रिंस जिंगजू भी साथ बैठा है और वहां पर ही बाहर निकलकर उससे बात करने लगता है। जा रही है तो कहता है तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया था उस दिन। पीचिन कहने लगती है मुझे जाना है, तो वो उसे रोक लेता है और बोलने लगता है उस दिन जब मैं तुमसे पूछ रहा था कि क्या हुआ तो तुमने मुझे टीचर के बारे में नहीं बताया, देखो तुम्हारे हाथ पर कितनी ज्यादा चोट लगी है, अगर तुम मुझे बताती तो मैं यकीन कर लेता। वो वहां पर ही काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है मैंने सोचा तुम यकीन नहीं करोगे। अब वापस आके वो हाथ पे देख रही है कि उसे मेडिसिन भी दी है जिंगजू ने कि अपने हाथ पे लगा लेना, और सोचने लगती है। जिंगजू कैरेज में बैठा है और बुक को रीड कर रहा है। कैरेज में प्रिंस जा रहा है, प्रिंस जिंगजू बुक को रीड करते हुए, और उसे किसी काम से जाना था और उसके बाद उसे वापस आना है। गार्ड के साथ वो जाता है और वापस आ रहा है। जैसे ही सामने वापस आता है तो वो देखता है कि सामने पीजिन खड़ी है उसे वेलकम करने के लिए, और वहां पर ही वो उसे देखता है और कहता है कुछ काम है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन पीजिन मना कर देती है, लेकिन उसे कुछ शॉपिंग करनी है अपने हस्बैंड के लिए। वो सुनता है और कहते है ठीक है, फिर मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। पीजिन नोटिस करती है कि अपने भाई का नाम सुन के जेलिस तो हो रहा है। अब अंदर वो चला जाता है और गार्ड कहता है क्या हुआ, आप थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं मिस पीजिन की वजह से। वो वहां पर गार्ड की बात सुनता है, कोई जवाब नहीं देता। गार्ड कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो बस अपना फर्ज निभा रही हैं।
थोड़ी देर बाद उसे पिजन की आवाज आने लगती है। गार्ड भी सुनता है और वो देख रहा है ये फिर से आई है। जैसे ही वो जाता है और देख रहा है कि ये बाहर खड़ी है तो वो दरवाजा खोल देता है। बाहर ही वो खड़ी है बुक लेके और उससे कुछ बात करने के लिए आई है। गार्ड देखता है तो उसे भी ठीक लगने लगता है। अब वो उसे देखता है जिंगजू और बोलता है क्या हुआ इस टाइम पे, क्या बात करने आई हो। वो उसे बुक दिखाती है, ये देखो मैंने इतना रीड किया है लेकिन ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आ रही। कहता है मैं क्यों हेल्प करूं। अब बोलती है प्लीज तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी, प्लीज प्रिंस जिंगजू तुम मेरे इतने टाइम से हेल्प कर रहे हो, अब कह रहे हो कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। वो मासूम बन के दोबारा से रोने लगती है और प्रिंस उसकी हेल्प कर देता है। उसने बिजनेस को संभालने का सब कुछ सीख लिया है और वो अकाउंट्स का सारा कुछ संभाल रही है। एक उसने ब्रेसलेट लिया है और वो रख रही है बॉक्स के अंदर। वो ब्रेसलेट नीचे गिरा देती है रॉन्ग और उसे कह रही है तुम्हें लगता है कि ये ब्रेसलेट प्रिंस को पसंद आएगा, प्रिंस जिंगजू को, और वो तुम्हें लाइक करने लगेगा, तुम उसे ये दोगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो कहती है मैं तो बस ऐसे ही ये लेकर जा रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और उसे कहती है देखो प्रिंस जिंगजू सामने आ रहा है और तुम्हें लगता है वो तुम्हें चूज करेगा या मुझे? जानबूझ के गिरने का नाटक पिजन करने लगती है और कहती है क्या हुआ, तुम गिर क्यों रही हो? अब वो वहीं से ब्रेसलेट को अपने हाथ में ले लेती है और मासूम बनकर नीचे रोने लगती है। सामने ही खड़े होकर वो बोलती है ये नाटक कर रही है प्रिंस, इसकी बात पे बिलीव मत करना। प्रिंस कहता है नाटक कर रही है ये। वो वहां पर ही बोलती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, सच में ये नाटक करी है। लेकिन प्रिंस उस पर ही गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो रो के कहती है मेरा तो कोई है नहीं ना, मेरी कोई हेल्प करता है और तुम भी हमेशा बुरा बिहेव करती हो। वो देख रही है कि प्रिंस जिंगजू ने उल्टा उसे ही डांट दिया है और उसे सॉरी बोलने का बोल रहा है। वो सॉरी बोल देती है। प्रिंस जिंगजू से पूछता है क्या बात हुई थी तुम्हारी और उससे तुम क्यों लड़ रही थी रॉन्ग से? वो उसे कहती है मेरे पास एक ब्रेसलेट है जो मैंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लिया है। कहा जाता है कि ये ब्रेसलेट अगर किसी को देना तो वो हमेशा सेफ रहेगा और ये ब्रेसलेट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। प्रिंस वहां पर देखता है मेरे लिए ये लेकर आई थी तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। जिन बोलती है लेकिन रॉन्ग कह रही थी ये ब्रेसलेट तो बिल्कुल काम का नहीं है और प्रिंस को तुम ये गिफ्ट दोगी, तुम्हारे पास और कोई गिफ्ट नहीं है देने को, ये चीज तुम प्रिंस को दे रही हो। तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा। अब प्रिंस जिंगजू कहता है तुम मुझे पहना दो अगर तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी तो। वो वहां पर देखती है कि प्रिंस तो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है। वो उसे कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे ये गिफ्ट दे सकती हो। वो उसके हाथ में वो ब्रेसलेट पहना देती है और वहां से खुश हो रही है। जिन वापस मुड़ती है तो सामने टेबल पे एक बुक रखी हुई देखती है। अब वो जल्दी से उस बुक की तरफ भाग के देखने लगती है और कहती है ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं ये पढ़ूंगी। पीछे मुड़ती है तो उसकी टक्कर जिंगजू से हो जाती है। उसे कहती है ये बहुत अच्छी है तो ये मैं अपने साथ ले जाती हूँ। दूसरी तरफ उसकी सास रॉन्ग को अपने पास लेकर बैठी है क्योंकि वो चाहती है कि रॉन्ग की शादी प्रिंस जिंगजू से हो जाए और वो कह रही है कि आपको लगता है कि प्रिंस जरूर आएगा ना? कहती है हाँ प्रिंस जरूर आएगा, वो तुम्हारे लिए तो जरूरी यहाँ पर आएगा, उसको मैंने बुलाया है। इसके बाद वो बुलाते हैं वहीं पर सामने पिजन को उसे फिर से एम्बैरेस करने के लिए। कहती है ऐसे कौन हो, मुझे टी सर्व करे, मेरे गले में बहुत कुछ हो रहा है। सामने उसे टी डालने के लिए कहा जा रहा है, उसे बिल्कुल मेड की तरह बिहेव कर रही हैं वो दोनों। अब वो टी देती है तो कहती है ये कैसी टी है, तुमने अच्छी नहीं बनाई। उसकी सास भी उसे डांटने लगती है। क्वीन मदर भी उसे डांट रही है कि प्रिंस जिंगजू यहाँ पर अभी तक नहीं आया, मैंने उसे बुलाया था, अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं तुमने तो उसे मना नहीं कर दिया? वो कहती है नहीं। अब वो कहने लगती है तुम्हारी चालों को मैं अच्छे से समझती हूँ, तुम क्या कर रही हो। अब वो किसी को भेजती है प्रिंस जिंगजू को बुलाने के लिए, उसे ही भेज देती है। पिजन को भेजती है कि प्रिंस जिंगजू को बुलाकर लेकर आओ। प्रिंस जिंगजू आराम से बैठा था और वो बिल्कुल भी कुछ भी आने का सोच नहीं रहा था। सामने ही वो उसे देखती है और बोलने लगती है कि मुझे क्वीन मदर ने भेजा आपको ले जाने के लिए। वो देखने लगता है कि मैं वहां पर जाकर क्या ही करूंगा। अब वो कहती है लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो वो मुझे डांटेंगी, वो पहले भी कह रही थी मैंने आपको मना किया है कि आप ना आए। बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो बातों बातों में सब कुछ बता देती है कि वो दोनों उससे कैसे बिहेव कर रही थी। अब प्रिंस कहता है जाकर मुझे देखना ही होगा कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। वो वहां पर कहती है ठीक है मेरे साथ चलिए। साथ में वो उसे ले जाती है और सब कुछ बता भी देती है बहाने से। अब प्रिंस जिंगजू गुस्से में वहां पर आया है। साथ में क्वीन मदर उसे देखती है और कह रही है रॉन्ग, मैंने कहा था ना कि प्रिंस तुम्हारे लिए जरूर यहाँ पर आएगा और देखो आ गया। वो कहती है ये क्या, प्रिंस मुझे माफी मांगने को बोल रहा है। वो आती ही उसे कहता है कि तुम्हें माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने बुरा बिहेव किया है। क्वीन मदर देख रही है ये क्या बात है, ये माफी मांगेगी।
प्रिंस जिंगजू कहता है कि पी जिन भी हमारी फैमिली का हिस्सा है और तुम लोग उसे ऐसा बिहेव करते हो जैसे कोई जानवर हो। बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है और अभी आप लोगों ने इससे ऐसा बिहेव किया जैसे मेड होती है, इसीलिए रॉन्ग को माफी मांगनी ही पड़ेगी। रॉन्ग वहां पर अपनी बहुत बेइज्जती फील कर रही है कि उसे पी जिन से माफी मांगनी पड़ेगी। कहती है ये तुम्हें भड़का रही है मेरे खिलाफ, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। साथ में क्वीन मदर भी कहने लगती है, लेकिन प्रिंस जिंगजू कहता है इसने मुझे नहीं भड़काया, मैं जानता हूँ कि तुम इसके साथ कैसे बिहेव करती हो, अभी तुम्हें इससे माफी मांगनी पड़ेगी वरना। वहां पर ही वो देखती है कि प्रिंस जिंगजू से माफी मंगवा के ही छोड़ेगा, तो वो टी डालने लगती है और उल्टा पी जिन से उसे माफी मांगनी पड़ती है। उसकी तरफ टी लाकर माफी मांग रही है और पी जिन उसे देखती है और कहती है कोई बात नहीं, हम तो सिस्टर्स की तरह है ना, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ये वो देखती है तो रोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और क्वीन मदर एकदम से उठती है और थप्पड़ मारने लगती है उसे, लेकिन फिर रुक जाती है। इसे कहती है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिंगजू कहता है आप इसे कहना बंद कीजिए, इसने कुछ नहीं किया, मैं खुद यहाँ पर आया था। वहां पर ही वो हंस रही है कि इनका अंजाम ऐसे ही होने चाहिए था। अब वो बाहर आने लगती है प्रिंस जिंगसू के साथ, तो उसे पता चलता है सामने वो एक और लड़के को देखती है, शेन को। याद करिए कि शेन भी पिछली लाइफ में उसे मारने की कोशिश कर रहा था। पुरानी मेमोरीज को याद करिए कि शेन और क्यान को मिलवाने के लिए उसने उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो उल्टा आखिर में उसके साथ ही बुरा बिहेव कर रहा था। अब वहीं पर वो देखते हैं उसको आते हुए, तो नोटिस कर रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया, बोलती है कुछ नहीं हुआ। वहीं पर शैन भी उसे देखने लगता है गौर से कि ये क्यों अजीब सा बिहेवियर दे रही है। अब वो कहते हैं मैं तो इतने टाइम बाद वापस आया हूँ, उनसे थोड़ी देर बात करता है। अब वो वहीं पर दोनों को देखती है और वहां से चला जाता है। वो सोच रही है कि इस बार मैं इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ, ना इसकी कोई हेल्प करूंगी। अंदर बैठकर वो प्रिंस जिंगजू को देख रही है। प्रिंस जिंगजू आराम से कुछ बैठ के लिख रहा होता है और उसे कहने लगता है कि अभी कुछ और बात है इसलिए तुम यहाँ पर बैठी हो, कुछ और जरूरी बात करनी है तो बताओ। वो वहां पर ही उसे थैंक यू बोलने लगती है कि अभी तक तुमने जितनी भी मेरी हेल्प की है उसके लिए थैंक यू सो मच, और उसे और ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद रात को वो खड़ी हो जाती है विश ट्री के पास और अपनी मेड को कह रही है कि जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वही करना होगा और मुझे विश लिखनी है, विश लिखने के बाद इस पे लटकानी है, लेकिन तुम जाओगी प्रिंस जिंगजू के पास कुछ खबर देने के लिए। वहां पर ही वो सोच रही है, प्रिंस जिंगजू वहीं पर उसकी विश लिखी हुई देख लेता है। वो वहां पे कुछ लिखता है और गार्ड भी पढ़ के सुनाने लगता है। मेड कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, ये विश तो मिस की थी। अब वो पढ़ता है कि ये तो अपने हस्बैंड के आने का वेट कर रही है। सामने हम देखते हैं वो गई है एक जगह पे जहां पर एक बहुत बड़ा पानी का तालाब है, उसमें उसकी चोट ठीक हो जाएगी, इसलिए वो वहां पर गई थी। प्रिंस जिंगजू उसे देखने आता है क्योंकि उसने चीख की आवाज सुनी थी और वो देखता है क्या हो गया, तुम ठीक तो हो। वो आवाज दे रही है कि मैं तो यहाँ पे फिसल के गिर गई हूँ। ये सब जानबूझकर वो कर रही है, असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो वहां पर ही देखता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लगता है कि तुम यहाँ पर गिर गई हो और निकल नहीं पा रही हो। अब वो उसकी निकलने में वहां पर ही हेल्प करने लगता है। रात हो गई है और रात को प्रिंस जिंगजू वापस आ गया है। दूसरी तरफ पी जिन बैठी हुई है और सोच रही है, मुझे लगता है कि जल्दी मेरा हस्बैंड भी वापस आने ही वाला होगा। मेड वहां पे कहती है खबर तो मिल रही है इस बारे में। इसके बाद सुबह को वो फिर से विश ट्री के पास आई है और वहां पर विश टांगने लगती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। तो वहीं पर एक एल्डर आता है जो उसकी हेल्प कर रहा है विश लटकाने में। दूर से प्रिंस जिंगजू उसे विश लटकाते हुए देखता है कि ये मेरे भाई का ली के आने का वेट कर रही है, बार बार विशेस यहाँ पे लटकाती रहती है, लेकिन वो ये सब प्रिंस जिंगजू को दिखाने के लिए कर रही है कि उसे लगे कि वो ली के साथ अपने हस्बैंड के साथ काफी लॉयल है। वो वहां पर उसे देखकर बताने लगती है देखो मैंने दोबारा से विश लटकाई है और मैं ली के आने का वेट दिन रात कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर जल्दी ही वापस आएगा। ये देखकर उधर प्रिंस जिंगजू को गुस्सा आ रहा है कि ये मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रही लेकिन ली के आने का वेट करिए। वो वहां से चला जाता है। ये बात सुन के वो कुछ नहीं बोलता है और वो उसे जाते हुए देख रही है कि इसे गुस्सा आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक गार्ड आकर उसे बताने लगता है, कुछ खबर बताने लगता है। तो वो देख रही है, मुझे लगता है कि ली जरूरी वापस आने वाला है, इसीलिए ये सब कुछ अच्छी खबर आ रही है। मैंने जो भी विशेष लटकाई है ना उनका फल मिलने ही वाला है, मेरी विश पूरी होने वाली है। लेकिन उसके बाद जाने के बाद वो गुस्सा हो रही है कि अब ये वापस आ रहा है, अब देखती हूँ, मैं इसको देखती हूँ। ली जैसे ही वापस आता है तो वहां पर उसकी माँ बहुत ही खुश हो रही है, मेरा बेटा वापस आ गया सेकंड प्रिंस। और साथ में जिंगजू भी उसे देख रहा है कि आखिरकार ये वापस आ गया, जैसा कि वेट कर रही थी पीजिन।
पीजिन वहां पर उसे देखकर नाटक कर रही है, खुश हो रही है। उसे पता है कि ये अपनी वाइफ को लेकर आया है, लेकिन वो जैसे ही कुछ बोलने लगती है तो उसे इग्नोर कर रहा है वो। और जिंगजू भी देख रहा है कि ली तो इसे इग्नोर कर रहा है। कैरेज के अंदर से एक और लड़की भी वहां पर निकल के बाहर आती है, फ्यूजू। फ्यूजू बाहर आती है तो वो सबको हेलो बोल रही है, और उसके साथ साथ वो अकेली नहीं है बल्कि 2 बच्चे भी साथ आते हैं। उनको देख के एकदम से कहने लगती है पीजिन, ये तुम्हारी वाइफ है और ये तुम्हारे बच्चे हैं। वो उसे कहता है मैंने तो कुछ बोला नहीं, तुम इल्जाम लगा रही हो। वो डर के बोलती है मैंने तो बस यही समझा। वो कहती है अच्छा अच्छा तुम गुस्सा मत हो ली। वो वहां पर ही बड़ी मासूम बन रही है और गुस्से से देख रही है पीजिन को। पीजिन वहीं पर रोने लगती है और वो बच्चे भी उसे कह रहे हैं तुम कौन हो, पीछे हो जाओ। वहां पर ही ली उसे डांटने लगता है कि तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो कि मैंने बाहर शादी कर ली थी और ये मेरे बच्चे हैं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। वो वहां पर ही देखती है उसे धक्का लग रहा है और वो पीछे गिरती है तो जिंगजू उसकी हेल्प करने लगता है। कहता है देखो ये तो बस ऐसे ही कह रही थी, घबरा गई थी, इतने टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है कि अब इतने सालों के बाद आकर तुम इससे ये बिहेव कर भाई आप इसके लिए मुझे डांट रहे हैं। वहां पर ही कहा जाता है अगर ये तुम्हारी वाइफ नहीं है और इसने तुम्हें बचाया था इसलिए तुम इसे घर लेकर आए हो तो इसे गेस्ट वाला रूम दे देते हैं। जिंगजू ये फैसला कर देता है और उसके फैसले के सामने कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। सामने पीजिन काफी इमोशनल हो रही है और कह रही है मुझे पता नहीं था कि ली आते ही मुझे डांटना शुरू हो जाएगा, लेकिन थैंक यू सो मच, तुमने इस बार भी मुझे बचा लिया। वहां से जिंगजू चला गया है। ली वहीं पर कह रहा है तुम परेशान मत हो, और वो कहती है परेशान नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते हैं तुम्हें यहाँ पर मेरी वाइफ की पोजीशन मिलेगी, सब कुछ तुम्हारा होगा। वो वहां पर ही कहती है उम्मीद तो मुझे है। साथ में उसकी जो बेटी है वो कह रही है मैंने एक्टिंग कैसी की थी, अच्छी की थी ना, उसने अपने बच्चों को भी यही सब कुछ सिखा दिया है। पीजिन बहुत ज्यादा खुश है और मेड आकर बताने लगती है कि सब तैयारी मैंने कर ली है। वहीं पर वो कहने लगती है मुझे पता था कि जिंगजू जरूर मेरी हेल्प करेगा। प्रिंस जिंगजू वहीं पर उसका दिया हुआ ब्रेसलेट देख रहा है और साथ में जो हेयर पिन उसने गिराई थी वो भी अभी उसने रखी हुई है। गार्ड जल्दी से आकर बताने लगता है कि सब टेबल पे आपका वेट कर रहे हैं, और वहीं पर वो लड़की जो न्यू आई है वो भी टेबल पे है, उसके बच्चे भी बैठे हुए हैं और वहीं पर पीजिन को भी बुलाया गया है। वो आकर बैठती है तो सबसे पहले वो आ जाती है और ली के साथ आकर सीट पे बैठ जाती है। जैसे ही वहां पर पीजिन देखने लगती है तो वो उसे देख के कहती है सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी में मुझे पता नहीं चला और मैं तुम्हारी सीट पे बैठ गई। उसे कहा जाता है दूसरी सीट पे बैठ जाओ। ली भी उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है और साथ में बच्चे कहते हैं चलो चलो हमारे साथ ड्रिंक करो, और साथ में ग्रैंडमा जो है उनकी बच्चों की वो बड़ी उनके साथ ज्यादा बिहेव कर रही है। अच्छा, जैसे ही जिंगजू आता है तो वो पीजिन के साथ सीट पे बैठ जाता है, और जैसे ही वो देखता है कि उसे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, पीजिन उसे नोटिस करती है जिंगजू कुछ कर नहीं रहा है, तो वो रोने का वैसे नाटक करके उसके हाथ पे बंधा हुआ जो ब्रेसलेट है उस पे इशारा करने लगती है। उसे इशारा करके कह रही है तो वो समझ जाता है और उसे छील के वहां पर देने लगता है। वो वहां पर ही खाना खाने लगती है। जैसे ही वो छीलता जा रहा है और खाती पीजिन जा रही है, ली नोटिस करता है भाई आप छील रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे, आप देख किसको रहे हैं। वो टेबल के नीचे से उसे पकड़ा रहा है पीजिन को। वहीं पर देखती है और स्माइल करी है और कहती है जिंगजू ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया है? कहता है बहुत ज्यादा स्पेशल किसी ने दिया है। अब ली कहता है अच्छा भाई मैं नहीं पूछता किसने दिया है। अब देखते हैं वो वहां पर ही उसे खाना देता जा रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। वो उसे इशारा करती है तो उसकी हेल्प करने लगता है। इसके बाद अपने रूम में वो भाई अपने ली को बुलाता है। ली कहने लगता है भाई क्या हो गया? वो उसे डांट रहा है कि तुम अपनी वाइफ के साथ तो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, और वो लड़की कौन है? मुझे पता है कि वो कौन है, ये मत समझना। साथ में वो ब्रेसलेट के बारे में उसे कुछ नहीं बताता, वो दोबारा से पूछता है। तो पीजिन को देखते हैं वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है कि पीजिन ने उसे दिया था। साथ में वो सारी मेमोरीज को याद करके ब्रेसलेट को देखने लगता है और ज्यादा उसके बारे में सोच रहा है। ये वहां से जा रहा है, एक तीर लगता है पीजिन को और वो देखती है तो पीछे वो बच्चे हैं जो उसे बुरा बुरा कह रहे हैं कि तुम हमारी माँ से जलती रहती हो। उसकी माँ ने उन्हें ये सब कुछ सिखाया है। अब जिंगजू वहां पे आवाजें सुनता है बच्चों की और कह रहा है ये क्या चल रहा है? वो बच्चे कहते हैं आंटी ने हमें बुरा काम ने तो कुछ नहीं किया। पीजिन चुप है, कुछ नहीं बोलती, लेकिन जिंगजू वहीं पर कहता है इनसे बदला तो लेना ही पड़ेगा, ये जितने बदतमीज है ना इनकी माँ ने ये सब कुछ सिखाया है। वहां पर ही वो बच्चे कहते हैं अंकल हमने कुछ नहीं किया। वो इल्जाम लगाने लगते हैं पीजिन पे, झूठ बोल रहे हैं। तो जिंगजू वहीं पर तीर कमान निकाल लेता है और पीजिन को कहता है चलो मैं जैसा करता हूँ वैसे ही करो। पीजिन का हाथ पकड़ के एक तीर चलाता है बच्चों की तरफ। उन्हें लगता नहीं है लेकिन वो नोटिस करते हैं और रोने ज्यादा लगते हैं, नाटक ज्यादा करने लगते हैं। जिंगजू चला जाता है और पीजिन देख रहे हैं मुझे पता था एक दिन जिंगजू मेरी जगह मेरे सारे बदले लेगा। वहां से हम देखते हैं अंदर की तरफ। जैसे ही वो आता है
वो पी जिन को भी अंदर बुला लेता है उससे बात करने के लिए और कहता है तुम अब क्या सोच रही हो ली के बारे में। कहती है ली मेरा हस्बैंड है और मैं उसके बारे में क्या ही सोचूंगी, मुझे पता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, जरूर इसका रिलेशनशिप है ली के साथ, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ अब वो उसे डांटने लगता है, वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, उसके हाथ पे जो चोट लगी है, कहता है चलो मैं ही मेडिसिन लगा देता हूँ। वहां पर उसकी कमर पे भी चोट लगी है, उस पे भी लगा देता है मेडिसिन। वो कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ। वो वहां पर ही उसे कहता है ली तुमसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तुम्हें किसी और के बारे में सोचना चाहिए, अभी भी तुम ली को ही लाइक कर रही हो। वो बाइक निकलने लगती है तो वहीं पर उसे रोक लेता है जिंगजू। उसे कह रहा है तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना होगा कि तुम मुझे इम्प्रेस करने के बाद अब मेरे बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही हो और ली के बारे में ही सोच रही हो। ये मत समझना कि मैं बिल्कुल बच्चा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गार्ड वहीं पर खड़ा है और ली को अंदर नहीं जाने दे रहा है, ली वहां पर अंदर जा रहा था, अब वो बाहर ही खड़ा है। जैसे ही वो आवाजें दे रहा है भाई मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, अंदर कोई है क्या, आप किससे बात कर रहे हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अंदर आना था। वो बाहर शोर कर रहा है बाहर खड़ा होकर। जिंगजू कहने लगता है अभी ये ली बाहर खड़ा है, मैं चाहूं तो अभी दरवाजा खोल सकता हूँ। ली कहते हैं क्या हुआ भाई, कुछ बात है क्या। वो वहां पर ही चुप होकर जिंगजू की बातें सुन रही है और ली कहने लगता है भाई मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी थी, मुझे ये कहना था कि मैं शादी करना चाहता हूँ फ्यूजू से। वहां पर ही वो सारा कुछ बता देता है। अब उसे देखकर जिंगजू कह रहा है ये देखो ली तुम्हारे बारे में ये सोचता है, वो फ्यूजू को अपनी वाइफ की इंपॉर्टेंस देगा और तुम्हें एक नौकरानी बनाएगा। पी जिन ये चाहती है कि जिंगजू अपने मुंह से बोल के उसे प्रपोज करे और तब वो उसकी तरफ शादी करने के लिए जाए। अब वो वहां पर ही सोच रही है एक दिन ऐसा जरूर आएगा और जिंगजू जैसे बिहेव कर रहा है जरूर ऐसा वो करेगा ही। ली को देखते हैं कि वो उसे और डांट ही रहा है, वो उसकी तरफ आती है और कहती है तुम ये मत समझना कि अब मैं पहले की तरह पी जिन हूँ जो तुम्हारी हर बात सुनती रहती थी चुप के। वो वहां पर कहता है तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या बिहेव किया, उन्हें चोट लगा दी। कहती है पहले उन्होंने आकर मुझ पे तीर चलाया था तुम्हारी उस फ्यूजो की वजह से। वो उसे जोर से थप्पड़ भी लगा देती है और कहती है मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी, मेरी बातें सुननी होंगी, तुम अब पहले की तरह मुझसे बिहेव नहीं कर पाओगे ये याद रखना, और ना ही पहले की तरह मैं चुप रहूंगी। वो वहां से ली को थप्पड़ मार के बाहर आ जाती है। जैसे ही ली वापस आता है तो फ्यूजू उसे देख के कह रही है क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, ये फेस पे तुम्हारे निशान क्या है, क्या हो गया, किसने तुम्हें मारा है। वो कहने लगता है कोई बात नहीं, मैंने बस उसकी मेड को मारा था तो उसने मुझे आकर थप्पड़ मार दिया। वो वहीं पर बड़ी मासूम बन के कहती है मेरी वजह से हो रहा है, तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। अपनी सास के साथ बड़ा ही ज्यादा अच्छा बिहेव कर रही है और वो दोनों फिर से पी जिन को बुलवा लेती हैं उसे फिर से बेइज्जती करने के लिए। पी जिन कहती है क्या बात है। उसकी सास कह रही है तुम बड़ा तैयार होकर यहाँ पे खड़ी हो। वहीं पर फ्यूजू कहती है इसने देखो बच्चों के साथ कैसे बिहेव किया है, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो बेचारे मासूम है, उनसे ये बदला ले रही है। वो बताती है बच्चों ने तीर चलाया और फ्यूजिन ने मेरी हेल्प की थी। अब उसकी सास कह रही है तुम्हारे पास जो भी अकाउंट्स की बुक है जो भी तुम संभाल रही थी ना वो अब फ्यूजू संभालेगी। फ्यूजू कहती है तुमसे अच्छा मुझे सब कुछ संभालना आता है। अब वो कहती है अच्छा अगर तुम्हारी एबिलिटी अच्छी है तो हम मुकाबला लगा लेते हैं ना। वहीं पर उन दोनों के बीच मुकाबला होगा और जिसकी एबिलिटी अच्छी होगी उसकी सास का पता है उसे कि वो तो ज्यादा फ्यूजू का ही साथ देगी। अब टाइमर लगा दिया जाता है और उन्हें एक एग्जाम करने को कहा जा रहा है कि तुम्हें ये सब हिसाब किताब करना होगा। उसकी सास प्राउडली देख रही है कि उसने तो फ्यूजू को चीटिंग करवा दिया है और जीतेगी वही। टाइम वहां पे खत्म होने वाला है और जैसे ही टाइम खत्म होता है तो फ्यूजू पहले करके वहां पर सामने आने लगती है। वो देखती है और कहती है ये देखो मैंने तो सब कुछ सॉल्व कर लिया, अपनी सास को दिखाने लगती है। उसकी सास बड़ी खुश हो गई है, मुझे पहले ही पता था तुम अच्छे से करोगी। पी जिन भी लिख के वहां पे सामने आती है और कहती है आपको लगता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपने फ्यूजू को चीटिंग करवा दी, इसलिए आप समझ रही हैं कि उसने एक भी मिस्टेक नहीं की है लेकिन चीटिंग आपने करवाई थी। वो वहां पर ही पेज निकाल के दिखाने लगती है, मेड को बुलाती है और कहती है ये देखिए ये पेज। एक आंटी वहां पर सब कुछ देखती है कि पी जिन ने सब कुछ ठीक किया है। अब वो कहती है लेकिन फ्यूजू ने ठीक किया है चीटिंग करके और आपने खुद उसे पहले ही क्वेश्चन बता रखे थे ना। अब वो वहां पे कहती है ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, तुम मुझ पे उल्टा इल्जाम लगा रही हो, क्या ही सबूत है तुम्हारे पास। वो वहां पर फ्यूजू का साथ दे रही है कि जल्दी से वहां पर
जिंगजू वहां पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो आता है और कहता है ये यहाँ पे क्या चल रहा है, वहां पर ही क्वीन मदर को कहता है आपको पहले भी मैंने वार्न किया था पी जिन के साथ ऐसा बिहेव करने से। कहती है ये खुद मुझ पे इल्जाम लगा रही है। अब वो कहता है इन्वेस्टिगेशन मैंने किया है और आपने जरूर चीटिंग करवाई है फ्यूजू को। फ्यूजू कहती है ऐसा नहीं है। वो वहां पर ही पी जिन का साथ देने लगता है और कहता है मैंने सारा कुछ चेक करवाया और पी जिन ने बिल्कुल ठीक किया। ये तो कब से इतना ज्यादा स्टडी कर रही थी, पढ़ रही थी, इसने एग्जाम भी अच्छे से दिया था और ये गलती नहीं करेगी। वहां पर ही क्वीन मदर खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लग गई है क्योंकि वो उसको सजा के लिए एक जगह पे बंद करवा रहा है। तो वो हंस रही है तुम मुझे सजा दोगे इस लड़की के लिए। वहीं पर क्वीन मदर को पकड़ा जा रहा है और उसे ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ फ्यूजू का भी कुछ नहीं बनता तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है पीजिन पे। पीजिन वहीं पर प्रिंस जिंगजू को देखने लगती है कि इसने फिर एक बार मेरी हेल्प की है। जिंगजू वहीं पर उसकी बुक देखता है जो कुछ भी उसने लिखा है और वो कहती है देखो मैंने तो बिल्कुल ठीक लिखा है। वो वहां पर उसे कहता है तुम्हें लगता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, स्टार्ट से लेकर अभी तक तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें पता था कि ली किसी और से मैरिज करने वाला है इसीलिए तुमने मुझे इम्प्रेस किया ना। वो वहां पर ही देखते से तो सब कुछ पता चल गया, उसे बहुत दुख होने लगता है लेकिन मैं सिर्फ अपनी एंडिंग चेंज करना चाहती थी इसीलिए ये कर रही थी। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ फ्यूजू को, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसका तो कुछ नहीं बना, ना ही उसके हाथ कुछ आया है। सामने ही आ जाता है उसका हस्बैंड ली, कहता है क्या हुआ, तो वो उसे सब स्टोरी बताने लगती है। देखो हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ उन दोनों के हाथों में है, वो सब कुछ फैसले करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ली उसे बताता है लेकिन मैं भाई के सामने कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसने सब कुछ संभाल रखा है यहाँ पे। फ्यूजू को गुस्सा आने लगता है इस लड़के के पास कुछ है नहीं जिससे मैंने मैरिज कर रखी है ली से। जिंगजू को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा इरिटेट है और बार बार लिख के गलत लिख के कागज को फाड़ता जा रहा है और बार बार फेंक रहा है। उसकी इरिटेशन को गार्ड भी नोटिस कर लेता है। उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि हमेशा शुरू से उसने मुझे इंप्रेस करने की कोशिश की, ये सब एक चाल थी। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, साथ में जो ब्रेसलेट है उसके हाथ में वो भी तोड़ने लगता है। रोंग चिल्ला रही है कि आखिर ये जिंगजू उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है उस लड़की का और मुझसे इम्प्रेस ही नहीं होता है। वो दोनों मिल जाती है, रोंग मिल जाती है उस लड़की से, फ्यूजू से, और फ्यूजू से आइडिया दे रही है क्यों ना इस लड़की का हम खात्मा कर दे किसी तरह से, इसे किडनैप कर ले, इसे जान से ही मार दे। दूसरी तरफ रोंग फ्यूजू को एक और प्रिंस के पास लेकर आती है, उसके पास भी काफी पावर है तो वो उसके सामने उसे शो करती है और प्रिंस उसका फेस देखता है तो उससे एक बार इम्प्रेस होने लगता है। अब वो देखता है ठीक है तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, वो उसे हाँ बोल देती है। वो उसे छोड़ने के बाद रोंग चली जाती है और फ्यूजू उसी प्रिंस की तरफ है। अब वो एक अगला कदम उठाने वाली है कि ली के साथ तो उसका कुछ नहीं बन रहा, ना ही कोई पावर है, तो इसके साथ ही मैं मिल जाती हूँ। सब लोग सामने है, बहुत बड़ा बैंक्वेट रखा गया है, वहां पर सब लोग आ रहे हैं। जैसे ही प्रिंस आता है तो बच्चे वहां पर आकर उसे बोलने लगते हैं तुम हमारे डैडी बन जाओ, ये वो। ली देख रहा है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। सामने ही पी जिन भी देखने लगती है, अब ये न्यू ड्रामा कुछ कर रही है। एक बच्ची उसकी कहती है मुझे बहुत प्यास लगी है माँ, मुझे कुछ पीना है पीना है। अब उसे रोंग देखती है और कहती है ठीक है वहां पर टेबल पर पी लो, जाकर जो भी खाना है खाओ और पी लो। वो जाती है टेबल की तरफ, जैसे ही जाती है तो उसे वो कुछ पिला रही है और उसे कुछ खिलाती भी है। दो चीजें, एक खिलाती है और पिलाती है। एकदम से देखती है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही है, ये जो इसने खाया है इसके अंदर क्या था। वहां पर शोर मच जाता है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ये किसने बनाया था, इसके अंदर क्या था, और ये सब प्लानिंग उसने मिलकर की थी। जिंगजू अपनी बेटी को देख रही है, ये बेहोश हो रही है, इसके खाने में कुछ था। जिंगजू भी देखने लगता है कि ये सब अब क्या चल रहा है, लेकिन वो इल्जाम लगाती है ये सारी पेस्ट्रीज इस लड़की ने बनाई थी ना, पी जिन ने ऐसी पेस्ट्रीज बनाना आती है, इसने खुद अपने हाथों से बनाई है, इसने जहर दिया मेरी बेटी को। लेकिन फ्यूजू ये भूल जाती है कि उसने अपनी बेटी को कुछ पीने के लिए भी दिया था। जिंगजू वहां पर चेक करने लगता है पेस्ट्रीज को कि इसके अंदर कुछ नहीं है। वहां पर ही उस बच्ची को भी चेक किया जाता है। ली भी घबरा गया है। अब वो कहती है लेकिन तुम्हें याद होगा कि इसने पेस्ट्रीज खाने के साथ साथ कुछ पिया भी था और ड्रिंक के अंदर पॉइजन था। अगर तुम्हें लगता है कि इसके अंदर कुछ नहीं था तो तुम खुद इस ड्रिंक को पियो, सबके सामने पियो। पेस्ट्रीज तो खाई जाती हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं होता, अब ड्रिंक पीने को कहा जाता है। ली देखता है कि उसने उस पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया अपनी दोस्त पे। प्रिंस कहता है अच्छा तुम अब इल्जाम लगा रही हो रोंग पे। वो कहती है रोंग ने मुझे करने को कहा था, रोंग उल्टा उस पे इल्जाम लगा रही है और उन दोनों को ही पकड़ लिया जाता है। प्रिंस चुप है और वो किसी का भी कोई साथ नहीं देता है, लेकिन जिंगजू से वार्निंग देता है पी जिन के साथ कुछ मत करना। सुबह को वो ब्रेसलेट अभी देख रहा है वहां पे।
पीचिन आती है, उसे थैंक यू बोल रही है। कहता है अब तुमने क्या सोचा है आगे के बारे में। वो फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं बोलती। वो उसे कहता है ठीक है, तुम्हें जो भी करना है करो, अपनी मर्जी से करो। रात हो गई है और वो देखती है ली को अंदर आते हुए। ली वहां पर ड्रिंक करके आया है। अब उसके हाथ तो और कुछ नहीं बचा, तो वो वहां पर उसकी तरफ आता है, अजीब अजीब बातें करने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है। वो देखती है पहले तो ये ड्रिंक था, बाहर चला जाएगा, लेकिन वो जैसी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है तो वो चिल्लाती है। जिंगजू एकदम से अंदर आ गया, अपने भाई को देखता है। कहता है भाई ये सब क्या है, आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं। वो वहां पर उसे कहता है कि ये ब्रेसलेट इसी ने मुझे दिया था। उसे सच बता देता है और पी जिन भी कह रही है हाँ मैंने ही दिया था। अब वो कहता है आप कैसे कर सकते हैं भाई, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ये सब करते हुए। वहीं पर वो पुरानी मेमोरीज उसे याद दिलाने लगता है और कहता है भाई ये सब क्या है। अब उसे जिंगजू कहता है तुम अपनी वाइफ को थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस देते ना तो आज ये नौबत ना आती और वो मेरे साथ नहीं खड़ी होती मेरे सहारे पर कि मैं उसकी हेल्प करूं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम उस लड़की के लिए सब कुछ झूठ बर्दाश्त कर रहे थे, घर में इसके साथ नौकरानी की तरह बिहेव हो रहा था और तुम इतने सालों के बाद आने के बाद इसका साथ देने की बजाय एक और लड़की को, अपनी फैमिली को साथ लेकर आए। वो सब कुछ उसे बता देता है वहां पर। अब हम देख रहे हैं सुबह को वो जा रही है तो एकदम से उसे किडनैप कर लेती है और फ्यूजू कहती है अब मैं तुम्हें मार के रहूंगी। वो उसे कहती है तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी। कहती है कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें तो मैं खत्म करके ही रहूंगी, इस बार सारा गुस्सा निकालने के लिए। कहती है ठीक है मारना है तो मार दो, लेकिन मुझे मारने के बाद तुम बिल्कुल बच नहीं पाओगी। तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगी ये सब करने के बाद, जिंगजू तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। अब वो वहां पर ही उसे बातों में थोड़ी देर लगाती है और जिंगजू उसके पीछे आ जाता है। कहती है मैं तो इसे मार दूंगी। जिंगजू और गार्ड दोनों वहां पर सामने आ जाते हैं। जैसे ही वो अटैक करने लगती है और उसे बचाते बचाते जिंगजू को वो चाकू लग जाता है और वो देखते हैं इसे चोट लग गई। अब वो उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल चुका है और वो देख रही है कि जिंगजू उसके साथ सच में सिंसियर है। प्रिंस जिंगजू जान गया था कि मैंने जानबूझ के इसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे साथ सिंसियर है और फिर भी देखो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। अब वो उसे दोबारा से मैरिज करने का बोल रहा है। जैसे ही वो सुनती है तो अभी वो हाँ बोल देती है और काफी ज्यादा रोने भी लगती है। अब हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद उनकी मैरिज सेरेमनी रखी गई है और वहां पर बहुत ज्यादा लोग आए हैं और सभी उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। जिंगजू बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया है और दूसरी तरफ देखते हैं पी जिन को, वो भी काफी ज्यादा हैप्पी लग रही है। जिंगजू जिसने स्टार्ट से उसकी इतनी ज्यादा हेल्प की थी वो उससे मैरिज क्यों ना करे जो इतना ज्यादा उसके साथ सिंसियर भी है। रात हो गई है और रात को हम देखते हैं कि ब्राइडल बन के बैठी है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही है कि जो उसकी स्टार्ट में इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा था, हमेशा ही उसका साथ दे रहा था, आखिर उसने अपनी एंडिंग चेंज करी और अब वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी लग रही है। और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है।